Good morning, students. How are you all? I hope all of you will be quite well at home. So today we will study first poem Mercy of class 11th. आज हम क्लास 11th की पहली पोएम मर्सी का स्टडी करेंगे, लेकिन इस पोएम को स्टडी करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, इसकी थीम के बारे में जान लेते हैं। जब तक हम इसकी थीम के बारे में नहीं जानेंगे, इसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानेंगे, ये पोएम हमें क्लियर नहीं होगी। तो इसके बैकग्राउंड में मैं आपको बताता हूं। ये जो हमारी पोएम है मर्सी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं दया। क्या होता है? मर्सी मीन्स दया। तो ये जो पोएम है ये एक प्ले में से ली गई है, एक नाटक में से ली गई है, और उस प्ले का नाम है बच्चों द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक प्ले है जिसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के एक ग्रेटेस्ट राइटर हैं। इन्होंने प्ले भी लिखे हैं, इन्होंने पोएम्स भी लिखी हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर का नाम सबसे ऊपर आता है। तो विलियम शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा अपना द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और इसी प्ले में एक 14 लाइनों की एक कविता है जिसका नाम है मर्सी। तो मर्सी की लाइंस को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी थीम को समझ लेते हैं, इसके विषय में जानकारी रख लेते हैं। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस, टाइटल को समझ लेते हैं। मर्चेंट मीन्स व्यापारी होता है, और वेनिस इटली का एक बहुत ही फेमस सिटी है, शहर है। तो टाइटल का अर्थ हुआ वेनिस का व्यापारी। बच्चों आपको इस प्ले का जो टाइटल है वो समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में समझ लेते हैं। मेन कैरेक्टर जो मुख्य पात्र हैं, जिन्होंने अपनी भूमिका इसमें निभाई है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं द ड्यूक ऑफ वेनिस। बच्चों आपको समझ में नहीं आया होगा ड्यूक किसको कहते हैं। तो ड्यूक होता है रूलर, जो शासन करता है। अर्थात जो ड्यूक है ये वेनिस का शासक है, जो वहां पर शासन करता है। जैसे एक राजा शासन करता है, वैसी ड्यूक। तो इसमें ड्यूक कहा गया है, एक प्रकार से हम किंग मान सकते हैं। तो एक मेन कैरेक्टर है द ड्यूक ऑफ वेनिस। वेनिस का ये ड्यूक है जो वहां पर शासक है। दूसरा मेन कैरेक्टर इसमें एंटोनियो, और एंटोनियो को ही द मर्चेंट ऑफ वेनिस कहा गया है। यानी इस प्ले का जो नाम रखा गया है, जो टाइटल इसको दिया गया है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो एंटोनियो के नाम पर ही दिया गया है। तो इस प्रकार से एंटोनियो जो है इस प्ले का हीरो है। तो इसका जो नाम पड़ा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, किसके नाम पर पड़ा है? वो पड़ा है एंटोनियो के नाम पर। तो एंटोनियो के विषय में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। एंटोनियो एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, एक दयालु स्वभाव का व्यक्ति है, और बाय रिलीजन ये क्रिश्चियन है, धर्म से ये ईसाई है। और ये इतना दयालु स्वभाव का व्यक्ति है, इसके पास कोई भी गरीब व्यक्ति यदि मदद के लिए आता है तो ये कभी उसको इनकार नहीं करता। और यदि कोई इससे पैसे भी उधार लेना आता है तो ये उस व्यक्ति को बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी ब्याज के पैसे उधार दे देता है। तो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। इसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टर पर आते हैं, बेसेनियो। प्यारे बच्चों आपको नाम याद रखने में शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब एक दो बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो ये सारे कैरेक्टर्स आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। तो एक बार में अगर नाम याद ना हो तो दोबारा देख लेना, जिससे कि ये सारे नाम आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएं। और ये पोएम केवल 11th के काम में नहीं आएगी। ये जो प्ले है हमारे यूपी बोर्ड के क्लास 12th में भी प्ले हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो यदि आपने इस समय इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया तो आपको नेक्स्ट ईयर क्लास 12th में भी ये बहुत ही यूजफुल होगा। तो ड्यूक ऑफ वेनिस आप समझ गए होंगे, एक प्रकार से किंग है ये वहां का। एंटोनियो जो कि इस नाटक का हीरो है, ये वेनिस का एक धनी व्यापारी है। इसका काम क्या है? माल को खरीदना और बेचना, इसके व्यापार का काम है।
और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर बेसेनियो की। तो बेसेनियो कौन है बच्चों? ये एंटोनियोज फ्रेंड, ये एंटोनियो का परम मित्र है। लेकिन बेसेनियो का जो स्वभाव है, ये प्रेजेंट को जीना चाहता है, ये पास्ट की चिंता नहीं करता है और ना ही फ्यूचर के बारे में सोचता है। मतलब ये जो अपनी लाइफ को जीना चाहता है वो एंजॉयफुली जीना चाहता है। ठीक है, तो यदि इसके पास धन दौलत होती है तो उसको ये आगे के लिए सेव करके नहीं चलता है, बल्कि प्रेजेंट में उसको स्पेंड करता है और मौज मस्ती में उसको खर्च कर देता है। इसलिए जब भी इसको फ्यूचर में जरूरत पड़ती है अपने पैसे की, तो ये सीधा किसके पास जाता है? अपने परम मित्र एंटोनियो के पास। अब हम बात करते हैं पोर्शिया की। पोर्शिया बच्चों, इसका प्रोनाउंसिएशन आप ठीक से देख लेना, लिखा हुआ पोर्टिया है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे क्या? पोर्शिया। ठीक है, तो पोर्शिया जो है यह है प्रिंसेस ऑफ बेलमोंट। बेलमोंट एक वहां पर स्थान है इटली में, और पोर्शिया बेलमोंट की प्रिंसेस है, ये राजकुमारी है। ये बहुत ही धनी, बहुत ही सुंदर और गुणवान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शाइलॉक। शाइलॉक धर्म से ये जीव है, यहूदी। जीव कहते हैं बच्चों किसको? यहूदी को। ठीक है, एंटोनियो, बेसेनियो, पोर्शिया, ये जितने भी हैं ये सब क्रिश्चियन हैं, और जो शाइलॉक है वो धर्म से यहूदी है। और ये कौन है? ये क्या काम करता है? ये एक मनी लेंडर है। मनी मतलब धन होता है, और लेंडर मतलब देने वाला, मतलब ये लोगों को पैसा उधार देता है। सूदखोर है ये, ब्याज पर पैसा लोगों को उधार देता है। और उसका स्वभाव कैसा है? ये बहुत ही क्रूअल है, निर्दयी है। ये इसको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, इसके अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं। तो शाइलॉक के बारे में आपको पता चल गया होगा, धर्म से यहूदी है, जीव है, और एक ये निर्दयी सूदखोर है, पैसा उधार देता है और ब्याज वसूलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, जेसिका। जेसिका कौन है? जेसिका शाइलॉक्स ओनली डॉटर, ये शाइलॉक की इकलौती बेटी है। ठीक है, और ये अपने पिता के व्यवहार से बहुत परेशान रहती है, क्योंकि जो शाइलॉक है वो अपनी बेटी से भी अधिक अपने धन को प्रेम करता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा लोरेंजो। लोरेंजो कौन है? लोरेंजो है फ्रेंड ऑफ एंटोनियो एंड बेसेनियो। लोरेंजो एंटोनियो और बेसेनियो का मित्र है। तो ये कैरेक्टर्स हमने पढ़ लिए। ड्यूक ऑफ वेनिस है, एंटोनियो जो कि इस नाटक का हीरो माना जाता है, बेसेनियो एंटोनियो का मित्र है, पोर्शिया बेलमोंट की धनी राजकुमारी है, शाइलॉक एक यहूदी है, और इसका काम क्या है? लोगों को पैसा ब्याज पर उधार देना। जेसिका शाइलॉक की बेटी है, और लोरेंजो जो है वो एंटोनियो और बेसेनियो का परम मित्र है। अब बच्चों में इस कहानी को आगे की ओर लेके चलता हूं। तो एंटोनियो एक धनी व्यापारी है, और मैंने बेसेनियो के विषय में अभी आपको बताया था, बेसेनियो प्रेजेंट को जीना चाहता है, ये फ्यूचर के विषय में नहीं सोचता, ना ही पास्ट के बारे में चिंता करता। तो बेसेनियो को पता चलता है कि बेलमोंट की धनी राजकुमारी का विवाह तय हुआ है। विवाह कैसे तय हुआ? उसकी एक कंडीशन है। जैसे कि हमने अपने हिंदू धर्म ग्रंथ में रामायण में पढ़ा हुआ कि सीता जी का स्वयंवर हुआ था, उसी प्रकार से पोर्शिया का भी वहां पर विवाह होना था, स्वयंवर होना था। जिस प्रकार से सीता जी के पिताजी ने एक कंडीशन रखी थी विवाह के लिए कि जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा, सीता जी का विवाह उसी से होगा, उसी प्रकार से पोर्शिया के फादर ने कंडीशन रखी थी कि उसके वर के लिए, पोर्शिया के हस्बैंड के लिए क्या करना है, जिससे कि पोर्शिया शादी करेगी। उन्होंने भी एक कंडीशन रख दी। उन्होंने क्या कंडीशन रखी? उन्होंने 3 बॉक्स बनवाए। क्या बनवाए बच्चों? 3 बॉक्स बनवाए थे उन्होंने, जो एक गोल्ड का बना हुआ था, एक सिल्वर का बना हुआ था, और एक लेड का बना हुआ था। ठीक है बच्चों, अब उन्होंने क्या कंडीशन रखी? इन तीनों बॉक्सेस में उन्होंने अलग अलग चीजें रख दी। एक बॉक्स में उन्होंने रख दिया पोर्शिया का फोटो, एक में किसी मुर्दे की खोपड़ी रखी हुई थी, और एक में किसी जोकर का चित्र रखा हुआ था। कंडीशन ये थी कि जो पोर्शिया के फोटो वाले बॉक्स को चुनेगा, उसी से पोर्शिया का विवाह होगा। ठीक है,
अब हम आगे बताएंगे किसने कौन से डिब्बे को चुना और किससे उसकी शादी होती है। अब बेसेनियो को पता चलता है कि पोर्शिया का विवाह होने वाला है, इसीलिए वो भी पोर्शिया से शादी करने के लिए बेलमोंट को जाना चाहता है। लेकिन मैं बेसेनियो के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि बेसेनियो फ्यूचर के विषय में कभी सोच के नहीं चलता था और इस समय उसके पास बेलमोंट जाने के लिए बिल्कुल भी धन दौलत नहीं है। इस समय बिल्कुल कंगाल है वो, इसीलिए वो अपने मित्र एंटोनियो के पास जाता है कुछ पैसे उधार लेने के लिए, ताकि वो बेलमोंट को जाए तो किस रूप में जाए, एक राजकुमार के रूप में जाए। ठीक है, क्योंकि राजकुमारी से विवाह करना है तो राजकुमार के रूप में जाना पड़ेगा, लेकिन इस समय बिल्कुल कंगाल है। तो भागा दौड़ा कहां जाता है बेसेनियो? अपने परम मित्र एंटोनियो के पास, और एंटोनियो से कहता है कि मेरे मित्र, मेरा भाई, कि तुम मुझे 3000 यानी कि 3000 डुकेट्स बच्चों वहां की करेंसी है। ये क्या है? वहां की करेंसी है, वहां की मुद्रा है। जैसे हमारे यहां पर रुपया चलता है, ऐसे ही वेनिस में क्या चलता है? डुकेट्स। तो बेसेनियो एंटोनियो के पास जाकर उससे 3000 क्या मांगता है? डुकेट्स मांगता है। हम अपने यहां की लैंग्वेज में समझें तो वो 3000 रुपए उससे उधार मांगता है। ठीक है, लेकिन एंटोनियो बेसेनियो को कहता है कि मेरे भाई, मेरे मित्र, मैंने अपना सारा धन अपने बिजनेस में लगा दिया है, मैंने माल विदेश से मंगवाया है और इस समय मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम मेरी गारंटी पर किसी और से पैसे उधार ले लो और मैं उसको पैसे चुका दूंगा। अब बेसेनियो पैसे उधार लेने के लिए किसके पास पहुंचता है? वो पहुंचता है साइलोक के पास। बेसेनियो साइलोक के पास जाता है और साइलोक से जाकर कहता है कि भाई, मुझे एंटोनियो ने भेजा है कि मुझे तुम उसकी गारंटी पर 3000 डुकेट्स उधार दे दो, और यदि मैं नहीं दे पाऊंगा तो एंटोनियो तुम्हें चुका देगा। साइलोक बेसेनियो का विश्वास नहीं करता है, क्योंकि बेसेनियो खर्चीले किस्म का व्यक्ति है, एक एंजॉयफुल व्यक्ति है वो। तो साइलोक कहता है कि भाई, पहले आप एंटोनियो से मेरी बात करवाइए, उसके बाद मैं आपको पैसा उधार दूंगा। तब बेसेनियो एंटोनियो के पास जाता है। इससे पहले कि बेसेनियो एंटोनियो के पास जाता है, हम एंटोनियो और साइलोक के रिलेशन की बात कर लेते हैं। एंटोनियो और साइलोक दोनों में बहुत बड़ी शत्रुता है, दोनों एक दूसरे से घृणा करते हैं। घृणा करने का कारण क्या है वो भी बता देता हूं। एंटोनियो धर्म से क्रिश्चियन है और साइलोक धर्म से यहूदी है। तो प्यारे बच्चों, वेनिस में ईसाई और यहूदियों के बीच में एक दूसरे में घृणा है, एक दूसरे से नफरत करते हैं। ठीक है, तो एक तो कारण हुआ नफरत का, क्या? धर्म। ठीक है, दूसरा कारण क्या है कि एंटोनियो जो लोगों को पैसे उधार देता है वो बिना किसी ब्याज के देता है, वो बड़ा दयालु स्वभाव का व्यक्ति है। लेकिन साइलोक जब भी पैसा उधार देता है वो ब्याज की ऊंची दर पर उधार देता है। जब एंटोनियो लोगों को बिना ब्याज के पैसे उधार देता है तो इससे साइलोक का जो बिजनेस है ब्याज का, वो प्रभावित हो जाता है और साइलोक एंटोनियो से घृणा करने लगता है, क्योंकि एंटोनियो के कारण साइलोक का बिजनेस फेल हो रहा है। तीसरी, एंटोनियो ने साइलोक का कई बार अपमान किया है, इंसल्ट की थी, उसको गालियां तक बकी थी, और इसीलिए साइलोक एंटोनियो से बहुत नफरत करता था। अब बात करते हैं हम कहां? बेसेनियो और एंटोनियो की। तब बेसेनियो एंटोनियो से जाकर कहता है कि मेरे भाई, तुम्हें साइलोक के पास जाना पड़ेगा, उसे विश्वास दिलाना पड़ेगा, तभी साइलोक मुझे पैसे उधार देगा। अब बेसेनियो और एंटोनियो दोनों साइलोक के पास जाते हैं और एंटोनियो साइलोक से कहता है कि भाई साइलोक, तुम बेसेनियो को मेरी गारंटी पर 3000 रुपए या डुकेट्स उधार दे दो, और यदि बेसेनियो तुम्हारे पैसे नहीं भी चुकाएगा तो मैं तुम्हारे पैसे वापस चुका दूंगा, और जो तुम ब्याज लेना चाहो वो मुझसे ले सकते हो। साइलोक कहता है कि भाई, हम दोनों ही बिजनेसमैन हैं, तुम भी व्यापार का काम करते हो, मैं भी व्यापार का काम करता हूं, इसलिए मैं तुमसे कोई भी ब्याज वसूलना नहीं चाहता। लेकिन अब होता क्या है कि वेनिस में ईसाइयों की संख्या अधिक है और यहूदियों की संख्या है कम।
तो वो डरता है कि ऐसा ना हो कि एंटोनियो मेरे पैसे ना मार ले। तो वो कहता है कि भाई मैं अपने विश्वास के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए एक बॉन्ड पर तुम्हारे साइन करवाना चाहता हूं। बॉन्ड मतलब एक जैसे हमारा स्टाम्प पेपर होता है, हम स्टाम्प पेपर पर साइन करवा लेते हैं, तो ऐसे ही वहां एक बॉन्ड होता है, एक शपथ पत्र होता है। तो शाइलॉक उस पर कुछ कंडीशन लिखता है और एंटोनियो से कहता है कि तुम इस पर साइन कर दो तो मैं बेसेनियो को तुम्हारी गारंटी पर 3000 रुपये उधार दे दूंगा। उसमें कंडीशन क्या है? शाइलॉक लिखता है कि मैं जो 3000 डुकेट्स बेसेनियो को उधार दे रहा हूं वो मैं 3 महीने के लिए दे रहा हूं। कितने महीने के लिए बच्चों? 3 मंथ्स के लिए। कितने महीने के लिए? 3 मंथ्स के लिए। मतलब ये जो 3000 रुपये दिए गए हैं 3 महीने के लिए उधार दिए गए हैं। यदि एंटोनियो या बेसेनियो दोनों में से कोई भी 3 महीने के अंदर इस रकम को चुकाने में फेल हुआ, यानी मुझे 3 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं मिले, तो मैं एंटोनियो के सीने से या उसके हार्ट से, उसके सीने कह सकते हैं, बॉडी कह सकते हैं, तो एंटोनियो के सीने से मैं 1 पाउंड मांस निकाल लूंगा। कंडीशन बड़ी डेंजरस है कि यदि एंटोनियो या बेसेनियो 3 महीने के अंदर शाइलॉक के पैसे चुकाने में फेल होते हैं तो शाइलॉक एंटोनियो के सीने से, एंटोनियो के बॉडी से 1 पाउंड मांस निकाल लेगा। एंटोनियो इस बात को बहुत लाइटली लेता है, बहुत हल्के में लेता है और उस पर वो जरा भी विचार नहीं करता, उस बॉन्ड पर साइन कर देता। हालांकि बेसेनियो इस कंडीशन पर सहमत नहीं था, लेकिन एंटोनियो ने बेसेनियो को विश्वास दिलाया कि 3 महीने का तो बहुत बड़ा समय है, बहुत लंबा समय है, और मेरे जो जहाज है वो 1 महीने के अंदर ही आ जाएंगे और फिर मेरे पास तो पैसा ही पैसा होगा और मैं शाइलॉक को उसका सारा पैसा चुका दूंगा। प्यारे बच्चों, इस कंडीशन के पीछे शाइलॉक की एक चाल थी। वो एंटोनियो से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। अब देखते हैं क्या शाइलॉक अपनी इस प्लानिंग में सफल होता है या नहीं। अब कहानी को आगे की ओर लेकर बढ़ते हैं। अब कहानी क्या चलती है? बेसेनियो शाइलॉक को डिनर पर इनवाइट करता है कि भाई मैं बेलमोंट को जा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं सबको दावत दे करके जाऊं, और उस दावत में वो शाइलॉक को भी इनवाइट करता है। तो बेसेनियो, एंटोनियो, शाइलॉक, लोरेंजो ये सारे वहां पर दावत में मौज मस्ती करते हैं, दावत खाते हैं। आगे की ओर कहानी को बढ़ाते हैं थोड़ा सा। क्या अब हम बताते हैं जेसिका और लोरेंजो के विषय में। जेसिका जो कि शाइलॉक की एकमात्र बेटी है, इकलौती बेटी है, जो अपने पिता से परेशान हो चुकी है। जेसिका के जो फादर है शाइलॉक, उनका जो बिहेवियर है अपनी बेटी के प्रति वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपनी बेटी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितना इंपॉर्टेंस वो अपने वेल्थ को देते हैं, अपने धन को देते हैं। जेसिका लोरेंजो नामक एक क्रिश्चियन से लव करती थी और वो शाइलॉक से छुटकारा पाना चाहती थी। तो इस समय जेसिका घर पर अकेली है। तो जेसिका इस टाइम अपने नौकर के हाथ, ठीक है, एक लेटर भिजवाती है लोरेंजो के लिए कि मैं अब शाइलॉक के साथ यानी अपने पिता के साथ घर पर नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ घर से भाग जाना चाहती हूं। जेसिका का नौकर लोरेंजो को वो लेटर दे देता है और लोरेंजो उस लेटर को पढ़कर जेसिका के पास चला जाता है और दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। अब कहानी क्या बनती है? उधर बेसेनियो पोर्शिया से शादी करने के लिए बेलमोंट को निकलता है, साथ ही साथ उनके जेसिका और लोरेंजो भी बेलमोंट को भाग जाते हैं। अब शाइलॉक को पता चलता है कि लोरेंजो नामक क्रिश्चियन उसकी बेटी जेसिका को भगाकर ले गया है और जेसिका अपने साथ शाइलॉक का बहुत सारा धन दौलत भी ले जाती है। इससे शाइलॉक बहुत नाराज हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे क्रिश्चियन से यानी कि ईसाइयों से नफरत हो जाती है और वो ईसाइयों से बदला लेने की प्लानिंग बनाता रहता है। तो प्यारे बच्चों, शाइलॉक के मन में ईसाइयों के प्रति घृणा बिल्कुल अब भर चुकी है। वो बदला लेने को उतारू है, मौके की तलाश में है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उधर बेसेनियो बेलमोंट पहुंचता है और
उस विवाह के समारोह में वो सम्मिलित होता है, जिसको हमने कहा गया कास्केड सीन है वो। ठीक है बच्चों, इसको लॉटरी सीन भी कहा गया है या कास्केड सीन भी कहा गया। तो इसमें हम थोड़ा शॉर्ट में लेके चलेंगे, नेक्स्ट ईयर 12th क्लास में पूरी डिटेल से कहानी इसकी बताएंगे। तो वहां पर और भी राजकुमार आते हैं पोर्शिया से शादी करने के लिए, लेकिन सारे राजकुमार गलत डिब्बों को चुन लेते हैं और कोई भी उस डिब्बे को नहीं चुन पाता जिसमें पोर्शिया का फोटो था। किस्मत से बेसेनियो ने उसी डिब्बे को चुना जिसमें पोर्शिया का फोटो था। अब बेसेनियो की शादी पोर्शिया से हो जाती है। यह भी मैं आपको बता देता हूं कि बेसेनियो ने बॉक्स चुना कौन सा था। तो बेसेनियो ने जो बॉक्स चुना था वो लेड का चुना था। ठीक है, और लेड के बॉक्स में ही पोर्शिया का फोटो था। तो इस प्रकार से ये कंडीशन पूरी हो जाती है और बेसेनियो की शादी पोर्शिया के साथ हो जाती है। अब बेसेनियो बेलमोंट में रहने लगते हैं, क्योंकि अब तो वहां के राजकुमार बन चुके हैं। अब तो उनके बाद धन दौलत मतलब भरपूर मात्रा में खूब एंजॉय करता है, और वो ये भूल जाता है कि मैंने जो पैसे उधार लिए हैं 3 महीने के लिए, मुझे वो भी चुकाने हैं। इस बात को भूल जाता है और धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और 3 महीने बीत जाते हैं। एक दुर्भाग्य की बात होती है कि एंटोनियो के जो जहाज थे, जो माल से लदे हुए थे, वो समुद्र में कहीं डूब जाते हैं। अब साइलोक तो इंतजार कर रहा था कि कैसे 3 महीने बीते और मैं ईसाइयों से को खास करके एंटोनियो से अपना बदला लूं, क्योंकि साइलोक ये मानता था कि एंटोनियो ने ही लोरेंजो और जेसिका को भगाने में हेल्प किया। अब तो वो साइलोक एंटोनियो से बदला लेने के लिए बिल्कुल उतार हुए। तो 3 महीने बीत चुके हैं। एंटोनियो और बेसेनियो साइलोक का पैसा नहीं वापस कर पाए। अब साइलोक अपने इस बॉन्ड को लेकर के, जैसे मैंने बताया था बॉन्ड मतलब जैसे स्टाम्प पेपर, उस स्टाम्प पेपर को लेकर के कहां पहुंचता है? ड्यूक के पास। किसके पास पहुंचता है बच्चों? ड्यूक के पास, जो कि इस मुकदमे का निर्णय सुनाएगा। साइलोक ड्यूक के पास जाता है स्टाम्प पेपर को लेकर, अपने उस बॉन्ड को लेकर के, और उसमें कहता है कि देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि मैंने 3000 रुपए एंटोनियो की गारंटी पर बेसेनियो को उधार दिए थे, वो भी 3 महीने के लिए। 3 महीने का समय अब बीत चुका है, लेकिन एंटोनियो और बेसेनियो ने मेरे पैसे अभी तक नहीं चुकाए। इसीलिए इस बॉन्ड के अनुसार मैं एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस लेने का अधिकारी हूं, इसलिए मेरे साथ न्याय कीजिए और मुझे एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस लेने का अधिकार प्रदान कीजिए। ट्रायल सीन तैयार होता है, यानी मुकदमे का सीन, वहां पर सुनवाई होनी है। अब ड्यूक क्या करता है? एंटोनियो के तरफ से एक लेटर बेसेनियो तक पहुंचाता है कि एंटोनियो की जान अब खतरे में है। साइलोक अपना बदला लेने के लिए एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस लेने के लिए अडिग है, वो किसी की बात नहीं मान रहा। तब बेसेनियो जैसे ही उस लेटर को पढ़ता है, बेसेनियो के चेहरे से सारी खुशियां उड़ जाती हैं, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। और जब पोर्शिया अपने हस्बैंड के चेहरे को देखती है तो वो समझ जाती है कि बेसेनियो जरूर किसी न किसी परेशानी में है। तब वो बेसेनियो से उसकी परेशानी के कारण पूछती है। तब बेसेनियो सारी सच्चाई बताता है कि जिस मित्र ने यानी कि एंटोनियो ने मुझे 3000 रुपए लेकर के यहां भेजा था, आज उसकी जान खतरे में है और हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। पोर्शिया खूब सारा धन दे करके बेसेनियो को एंटोनियो के पास भेजती है, कहती है कि तुम साइलोक को 2 गुने पैसे देना, 3 गुने पैसे देना, लेकिन तुम्हारे मित्र की यानी एंटोनियो की जान बचनी चाहिए। उस लेटर में एक बात और लिखी थी, ड्यूक ने बेलमोंट से एक लॉयर को बुलवाया था, एक वकील को बुलवाया था। अब पोर्शिया बेसेनियो को तो पैसे लेकर के भेज देती है, लेकिन उसके पीछे वो उस वकील के पास जाती है जिस वकील को ड्यूक ने मुकदमे के सुनवाई के लिए बुलवाया था। उस वकील के पास जाती है और उससे
हेल्प करने